ये सोचते हुए विजय वहां से गुस्से से जाने ही वाला था कि सामने अवनी आ गई। अवनी उसका सामना बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना, हम जिन चीजों से भागते हैं या डरते हैं हमारे सामने आती रहती हैं, और इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि हम उस डर का सामना करें। अवनी ने उसे जैसे ही देखा, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, वो कांपने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे उसे किसी चीज का होश ही ना हो। विजय को अवनी को ऐसे डराने में मजा आ रहा था, और वो उसके सामने खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। इससे पहले कि वो उसे कुछ कहता, अवनी का सर घूमने लगा, और तभी विराट ने उसे सहारा देते हुए गिरने से बचा लिया। अवनी बिल्कुल बेजान सी होकर उसकी बाहों में थी। आने जाने वाले सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। विजय बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ चलते हुए विराट और अवनी की तरफ आया और बोला, अच्छा, तो अब इसने मुझे छोड़कर तुम्हें पकड़ लिया है। सही है, तुम भी खूब मजे लेना जैसे मैंने लिए। अवनी के कानों में ये शब्द जरूर जा रहे थे, लेकिन वो उस हालत में नहीं थी कि विजय की घटिया बातों का जवाब दे सके। विराट ने अवनी को और अच्छे से पकड़ा और विजय की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? तुम्हारे संस्कार होंगे ऐसे कि तुम लड़कियों को सिर्फ मजा लेने के लिए इस्तेमाल करो, लेकिन मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। मैं औरतों की इज्जत करना जानता हूँ, और रही बात हम दोनों के बीच कुछ होने की, वो हमारे बीच की बात है। मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हें कुछ भी बोलने या कहने की इजाजत है। अच्छा, इसका मतलब है मैटर प्रोफेशनल से पर्सनल हो चुका है। विजय ने विराट को ताना मारते हुए कहा। इस बात पर विराट मुस्कुराया और बोला, अफसोस कि तुम ना तो प्रोफेशनली अच्छे हो और ना ही पर्सनली। तुमने ना ही अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई और ना ही अपना रिश्ता। ये कहते हुए विराट ने अवनी की तरफ देखा, जिसकी आंखों से आंसू गिरकर विराट का व्हाइट शर्ट गीला कर चुके थे। विराट ने उससे आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे लगा कि अवनी को देखना ज्यादा जरूरी है। उसने उसे बाहर एक बेंच पर बिठाया और कहा, एक मिनट यहाँ रुको, मैं बस पानी लेकर आता हूँ। ये कहते हुए विराट सामने वाली दुकान से एक पानी की बोतल लेकर आया और उसे खोलते हुए अवनी को दे दिया। अवनी ने उस बोतल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके बेजान शरीर को देखते हुए विराट ने उसके हाथ से दोबारा बोतल ले ली और उसे पानी पिलाने लगा। विजय ये सब खड़े होकर वहीं देख रहा था, और उसके अंदर कहीं ना कहीं जलन भी थी। विराट विजय से सभी मामलों में ऊपर था। न सिर्फ अपने काम में अच्छा है, बल्कि वो बेहतर इंसान भी है। 5 से 10 मिनट के बाद अपने को थोड़ा अच्छा लगने लगा, और उसने एक नजर विराट की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में उसके लिए गुस्सा नहीं था, क्योंकि विराट ने जो कुछ भी विजय से कहा था, उसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं अवनी की नजरों में वो ऊपर उठ गया। विराट ने उसे देखते हुए कहा, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? अगर आप चाहे तो हम डॉक्टर के पास चल सकते हैं अभी। अवनी ने अपना सर ना में हिलाया और बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक्स। विराट ने उसे छेड़ते हुए कहा, सॉरी, क्या कहा आपने? अवनी जानती थी कि कैसे पिछली बार विराट ने उसकी जान बचाई थी, और उसने उसे थैंक्स तक नहीं कहा था, बल्कि उल्टा उस पर ही इल्जाम लगा दिया था। लेकिन आज विराट ने जो कुछ भी उसके लिए किया, तो अवनी की तरफ से एक थैंक्स तो बनता ही था। पर इस बार फिर उसे विराट ने छेड़ दिया। अवनी ने उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखा और बोली, वकील हैं आप, कम से कम अपने कान तो खुले रखिए। विराट ने उसका मूड सही करने के लिए कहा, नहीं, वो तो खुले हैं, लेकिन आपने जो कहा उस पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। अवनी ने उसकी तरफ अजीब नजरों से देखा और वहां से उठकर जाने लगी, लेकिन एक बार फिर उसका पैर फंस गया और वो गिरते गिरते बची। इस बार उसे विराट के साथ साथ एक और इंसान ने संभाला, और वो थे एडवोकेट अभिजीत। मिस्टर अभिजीत ने बड़े ही प्यार से अवनी को देखा और बोले, ध्यान से बेटा, हमें हमेशा रास्तों में ऐसे ही पत्थर मिलेंगे जो हमें ठोकर देंगे, गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें उनसे खुद को बचाना है, संभलना है, और अगर गिर गए तो उठकर फिर से खड़े हो जाना है। मिस्टर अभिजीत की बातें अक्सर ऐसे ही सीखने सिखाने वाली होती थी। अवनी ने अंदर कोर्ट में देखा कि वो रिया की तरफ से केस लड़ रहे थे, और वहां से उसने उनके बारे में सुना भी था कि आज तक अपने 30 साल के करियर में वो कभी कोई केस नहीं हारे हैं। अवनी ने उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और कहा, थैंक यू सर। और वो वहां से जा ही रही थी कि तभी मिस्टर अभिजीत ने विराट के गले लगते हुए कहा, माय बॉडी, तुम यहाँ कैसे आ गए? अवनी ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, और इस बार कश्यप परिवार भी वहां खड़ा था। विराट और अभिजीत को एक साथ देखते हुए पूरा कश्यप परिवार और साइड में छुपा विजय देखकर हैरान था। इससे पहले कि वो दोनों बाप बेटे एक दूसरे से कुछ और बातें कर पाते, नंदनी ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, आप दोनों? नंदनी, ये है एडवोकेट अभिजीत सक्सेना, मेरे बड़ी और मेरे डैड भी। ये सुनते ही नंदनी हैरान रह गई, और सिर्फ नंदनी ही नहीं, बल्कि पूरा कश्यप परिवार और विजय भी। नंदनी ने उन्हें देखा और अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बोली, सक्सेना अंकल, आप ही हैं? सक्सेना अंकल ने नंदनी को पहचानते हुए कहा, हाँ,
मैं ही हूँ। बचपन में तुम्हें देखा था और अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो। नंदिनी ने तुरंत उनके पास जाते हुए उनके पैर छुए। विजय ने उन दोनों को एक साथ देखते हुए सोचा, अगर ये दोनों बाप बेटे हैं तो एक दूसरे के खिलाफ कैसे केस लड़ेंगे? ये जरूर नंदिनी और समीर की कोई चाल है। मुझे रिया दी से बात करनी होगी। ये सोचते हुए विजय वहां से गुस्से से निकल गया। आशुतोष ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, आप दोनों बाप बेटे हैं, लेकिन अंदर कोर्ट में हम बाप बेटे नहीं थे, बल्कि सिर्फ लॉयर्स थे। ये कहते हुए अभिजीत हंस पड़े, जो अक्सर सीरियस रहा करते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए था क्योंकि उनका बेटा विराट उनके सामने था। विराट ने कश्यप परिवार के चेहरों पर आई शिकन को देखते हुए कहा, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ अभिजीत सक्सेना बहुत बड़े वकील हैं, कभी कोई केस नहीं आ रहे, लेकिन क्या पता ये इनका पहला केस हो जो ये हारने वाले हैं। इस बात पर अभिजीत ने कहा, हम केस की बात यहाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। विराट, हम इतने दिनों बाद मिले हैं, चलो चलकर कहीं अच्छे से लंच करते हैं। विराट ने अपने डैड की बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। समीर और नंदिनी अपने कमरे में है। नंदिनी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठे अपने बालों को कंघी कर रही थी और शायद कहीं खोई हुई सी थी। तभी अचानक से समीर ने पीछे से आकर उसके हाथ से कंघी ले ली और तभी नंदिनी का ध्यान उसकी तरफ गया। नंदिनी ने उसे शीशे में देखते हुए कहा, क्या हुआ, मैं कर लेती। नंदिनी ने ये इसलिए कहा था क्योंकि अब समीर उसके बालों को कंघी करने लगा और समीर ने उसे आईने में देखते हुए बड़े प्यार से कहा, मैं कर देता हूँ। ऐसे अगर तुम चाहो तो मुझे ये बता सकती हो कि किस बात को लेकर टेंशन है। नंदिनी ने सोचते हुए कहा, मैं विराट के बारे में सोच रही थी, यही ना कि वो अपने डैड के खिलाफ कैसे इस केस को लड़ेगा। नंदिनी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। नंदिनी को समझाते हुए समीर ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि हमें उसकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि मैं विराट को पिछले कुछ दिनों में इतना तो जान ही गया हूँ कि वो अपने काम में बहुत ही शार्प है। नंदिनी ने आगे कहा, पता नहीं, लेकिन फिर भी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ये कहते हुए नंदिनी समीर की तरफ मुड़ी और बोली, समीर, रिया ने जो भी सबूत इकट्ठा किए हैं वो सरासर झूठे हैं और सब पैसे से खरीदे हुए सबूत हैं। अगर हम उसके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए तो। नंदिनी की चिंता बिल्कुल जायज थी। वो इन्हीं सब बातों से बहुत ज्यादा परेशान थी। वो जानती थी कि रिया ने इस केस को जीतने के लिए हर तरह के पैतरे अपनाए हैं और अपने केस को मजबूत करने के लिए जितने सबूत हो सकते थे उन्हें खरीदा है। समीर ने एक बार फिर से नंदिनी को समझाते हुए कहा, अगली सुनवाई 1 हफ्ते बाद है नंदिनी, और मुझे लगता है कि हमारे पास इतना वक्त है कि हम रिया के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज, उसके साथ किसने छेड़छाड़ की थी? अगर वो फुटेज हमारे पास होता तो ये साबित हो जाता कि तुम स्विट्जरलैंड में नहीं बल्कि दिल्ली में थे जब विकी का कत्ल हुआ। नंदिनी ने कुछ सोचते हुए समीर से कहा। एक बार फिर समीर ने समझाते हुए कहा, रिया कुछ भी कर सकती है नंदिनी, हमें अपना एक एक कदम बहुत संभाल कर रखना पड़ेगा। हम अब बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, और चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब हमें सबूत इकट्ठा ही करने पड़ेंगे। इस बारे में हम किसी से भी कोई जिक्र नहीं करेंगे। हम जो भी सबूत इकट्ठा करेंगे वो सिर्फ हमारे और विराट के बीच में रहेंगे। नंदिनी ने फिर कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि नंदिनी आके कुछ कहती, वहां विराट आ गया और उसने कहा, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं और अब रिया को वाकई अब हल्के में नहीं ले सकते। उसने जानबूझकर मेरे डैड को इस केस के लिए राजी किया क्योंकि वो जानती थी कि समीर के डिफेंस में मैं केस लड़ रहा हूँ। उसने हमें इमोशनल करने के लिए ये सब किया है, लेकिन हाँ, डैड को नहीं पता था कि मैं उनके खिलाफ केस लड़ रहा हूँ। नंदिनी और समीर दोनों ही इस बात से चौंक गए क्योंकि अभी तक उन्हें यह सिर्फ एक हादसा लग रहा था, पर जब उन दोनों को यह बात पता चली कि यह सब रिया की चाल है तो अब उन्हें वाकई उसकी हरकतों से डर लगने लगा। तभी विराट ने नंदिनी और समीर के आगे एक फाइल बढ़ाते हुए कहा, इस केस के बारे में हमें कुछ पता चला है और आप लोगों को आज ही यहाँ जाना होगा, लेकिन ये जगह तो यहाँ से बहुत दूर है, ये तो पंजाब का कोई गांव है। समीर ने थोड़ा आश्चर्य से कहा। विराट ने समीर और नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन इस केस का चश्मदीद गवाह यही है और किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम दोनों शहर से बाहर इससे मिलने जा रहे हो। तभी नंदिनी ने सवाल किया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है जब रिया को यह पता चल सकता है कि हमारा केस तुम लड़ रहे हो और वो तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे डैड को खड़ा कर सकती है, तो इसका मतलब है कि वो कुछ भी कर सकती है। हाँ, इसीलिए कह रहा हूं कि तुम दोनों के इस गांव में जाने की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप दोनों यहाँ किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आज रात मेरी गाड़ी से यहाँ के लिए निकलेंगे, वो भी मेरे घर से। समीर और नंदिनी ने विराट की बात ध्यान से सुनी और हाँ में सिर हिला दिया।
विराट नंदिनी और समीर के कमरे से निकल गया, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ा उसकी नजर अवनी के कमरे की तरफ रुक गई, जिसके गेट का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अवनी अपने गीले बालों को सुखा रही थी। ना चाहते हुए भी विराट के कदम वहीं रुक गए और वो अवनी को बहुत ही प्यार से बाल सुखाते हुए देखने लगा। लगभग 3 से 4 मिनट के बाद अवनी की नजर सामने खड़े विराट पर पड़ गई और वो तुरंत अपना दरवाजा पूरा खोलकर बाहर निकल आई। बाहर आने के बाद अचानक से विराट को लगा कि जैसे उसे किसी ने कोई जुर्म करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया हो और अपनी सफाई में उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा हो। अवनी ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, आप यहाँ? सुबह जिस तरह से विराट ने उसे प्रोटेक्ट किया था, उसके बाद अवनी उससे कोई बदतमीजी नहीं करना चाहती थी और यही वजह थी कि अभी अवनी ने उससे सवाल किया तो उसकी आवाज में नरमी थी। लेकिन विराट का क्या, वो बेचारा तो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। लेकिन फिर अवनी ने सवाल किया, आपको कुछ चाहिए था या फिर आप किसी को ढूंढ रहे हैं? इस बार विराट ने हिम्मत दिखाई और थोड़ा हकलाते हुए बोला, हाँ वो मैं वो मैं वो। उसके ऐसे जवाब देने पर अवनी ने कहा, आप वकील से बकरी कब हो गए? ये सुनते ही विराट को खुद पर ही हंसी आ गई और वो हंसने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अवनी की तरफ देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल सीरियस था और उसकी सीरियसनेस को देखते हुए विराट भी चुप हो गया। वो जैसे ही चुप हुआ वैसे ही अवनी हंसने लगी और इस बार दोनों एक साथ हंसने लगे। ये पहली बार था जब अवनी विराट के सामने हंसी थी और उसकी हंसी पर पहली बार विराट को ऐसा लगा कि जैसे उसकी दिल की धड़कनें रुक गई हों। अवनी आज न जाने कितने दिनों बाद हंसी थी और उसकी हंसी के पीछे अगर कोई वजह थी तो वो विराट ही था। उसे ध्यान से देखने के बाद विराट के मुंह से अचानक से निकल गया, आप हंसती हुई अच्छी लगती हैं। ये सुनते ही अवनी एक बार फिर अचानक से सीरियस हो गई और उसकी हंसती आंखों में अचानक से आंसू आ गए। विराट को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हो गया और उसे अपनी ही कही बात पर तुरंत पछतावा होने लगा। आई एम सो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, अवनी ने अचानक से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और विराट वहीं खड़ा रह गया। नंदिनी और समीर थोड़ी ही देर में अपनी पैकिंग पूरी कर चुके थे विराट के साथ जाने के लिए।